आप पिछले 10 सालों से रीवा शहर में काम कर रहे हैं। इतने सालों में आपने अपने कस्टमरों, पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा रेयर क्या चीज़ देखी? सबसे ज़्यादा रेयर डिसीज़, वो रेयर इशू क्या देखा जो आपको लगता है कि यार इन 10 सालों में ये चीज़ सब में कॉमन आ रही है? फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा लगा हो कि यार डिप्रेशन के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि यार एंजाइटी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पेशेंट किस बीमारी को लेकर आपके पास आ रहे हैं? पहली चीज तो देखो, बहुत सी कस्टमर नहीं है हमारे पेशेंट। सॉरी फॉर वर्डिंग, कस्टमर बोल दिया। भी करें। देखो, जैसे मैंने बोला, पेशेंट्स जो आते हैं, जो बीमारियां ज़्यादा है उनके पेशेंट्स ज़्यादा है, जो बीमारियां कंपैरेटिवली कम है उनके पेशेंट्स कम है। तो सबसे कॉमन पेशेंट्स जो हम लोग के पास आते हैं वो आते हैं एंजाइटी के, हेडेक के, डिप्रेशन के और एडिक्शन। देन आते हैं जो सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ये। और फिर उसके अलावा फिर कुछ रेयर डिसऑर्डर्स जो उनके पेशेंट। पर ये बता पाना बहुत मतलब दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन एंड अ राइट थिंग टू आंसर, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत वेरी करती हैं। ठीक है ना, बहुत कॉमनली कई बार ऐसा होता है कि सुसाइड्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो ये वेरी करता रहता है, बट सभी तरीके के पेशेंट्स हैं जो आते हैं मदर। बट हाँ, डेफिनेटली आई वुड से हेडेक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली इग्नोर्ड प्रॉब्लम है। इग्नोर्ड, बिल्कुल, कि पेशेंट्स को हो रही है दिक्कत, सालों से दिक्कत हो रही है और वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। इग्नोर्ड थोड़ा एक्सप्लेन करिए। इग्नोर्ड का मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है पर हम उसका इलाज नहीं करा रहे। एंजाइटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हो रही है बट पेशेंट को भी नहीं मालूम कि ये बीमारी है, घर वालों को भी नहीं मालूम ये बीमारी है, अच्छा, और इलाज नहीं करा रहे। तो जिस चीज़ की एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, कि लोग इन चीज़ों को समझें। और उसमें आप लोग के पॉडकास्ट या यूट्यूब या ये कई बार बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। पेशेंट वीडियोस देखता है, बोलता है अरे यार ये तो मुझे ही है दिक्कत। देन उसको लगता है कि जैसे कल मेरे पास एक पेशेंट आई है, उसको सालों से ओसीडी की दिक्कत है। ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में व्यक्ति के अंदर कुछ विचार आते हैं जो वो जानता है गलत है, बट वो रोक नहीं पाता। जैसे कई बार उसको विचार आएंगे कि जैसे मेरा हाथ गंदा है, हाँ, और वो बार बार हाथ धोए। इस बीमारी में कई बार मरीज को नहाने में 3-3 घंटे लग जाए। एक बार नहाया फिर उसको लगेगा अच्छे से साफ हुआ, फिर दोबारा नहाया, तिबारा नहाया, बार बार कपड़े साफ करना, बार बार दरवाजे की कुंडी चेक करना, उसको लगेगा बंद है कि नहीं बंद है। ये बड़ी जटिल बीमारी होती है। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो मानते ही नहीं, उनको लगता है इसको छुआछूत की परेशानी, कि घर कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उसको लगता है कि अब वो नहाए या उसके कपड़े साफ करो या कपड़े से। वो पेशेंट कल बोली सर मैं इतनी परेशान हूं कि अब मेरे घर वाले बोलते हैं कि हम तुमको छोड़ देंगे। वो दिन में 4-4, 5-5 घंटे नहाती। फिर उसने यूट्यूब में देखा, बोला तो बोला तब मुझे पता चला मुझे तो ओसीडी की दिक्कत है। देन शी केम कि सर ये ठीक हो सकती है क्या? आई टोल्ड हर कि बताइए आप 6 साल से इस परेशानी को झेल रही हो, आप कब से ठीक रह सकती? अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस कंपटीशन में आज का जो यूथ है वो किस टाइप के मेंटल हेल्थ से लड़ रहा है और वो इसको ओवरकम कैसे करे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंपटीशन हमेशा ही से तो अच्छा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, वेरी कर रही हैं। ठीक है ना, मतलब आज आप जो काम कर रहे हो, शायद जब मैं आपकी उम्र में था तो ऐसा कोई काम एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठीक है जी, हम जब आज से 20 साल पहले जब तैयारी कर रहे थे तो हमें तो 2 ही काम आता था, या तो आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनो, तीसरा और कुछ पता ही नहीं था। बट आज मुझे लगता है कि कम से कम सैकड़ों ऐसी स्ट्रीम्स हैं। तो ये सोचना कि आज कंपटीशन बढ़ गया है, मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरे फादर के समय पे जो कंपटीशन था, मुझे लगता है कि वही कंपटीशन मेरे समय में था और वही कंपटीशन आज के समय। एज द टाइम पासेस, हम लोग मेडिकली इसको स्विंग इफेक्ट कहते हैं, एज द टाइम पासेस
नॉर्मल आईक्यू रेज होता है, ठीक है ना। तो जितना इंटेलिजेंट मेरा बेटा आज 10 साल में है, शायद मैं जब 10 साल का था तो उतना इंटेलिजेंट नहीं था। एंड ये हमारा एक ग्रोथ कर्व होता है, इट्स कॉन्ग्रेचुलेट इफेक्ट। तो जिस हिसाब से आप जैसे कंपटीशन कह रहे हो बढ़ रहा है, उसी हिसाब से लोगों का आईक्यू बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी हिसाब से सोर्सेज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगेन आई वुड से कंपटीशन जैसे हमेशा से डिफिकल्ट, कंपटीशन की डिफिकल्टी। सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन का क्या था कि स्टूडेंट किस मेंटल प्रेशर से लड़ रहा है और वो इसको ओवरकम कैसे करे। देखिए, किसी भी एग्जाम को आप जब कंप्लीट कर रहे हो, उसकी तैयारी पहला स्टेप होता है आप उसके लिए कंपैटिबल हो कि नहीं हो, ठीक है ना। जैसे जब हम लोग प्री मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं आज उस चीज़ को देखता हूँ, मुश्किल होता था डेफिनेटली। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुश्किल होता है हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन है, सीट्स लिमिटेड है, तो उसकी तैयारी भी उस एग्ज़ाम का ही पार्ट होता है। तो प्री मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी मेरे मेडिकल का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल में जितनी पढ़ाई या जितनी मेहनत करनी है उसकी शायद वार्म अप वो प्री मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो प्रेशर हमेशा होता है, आप जितने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको उतना बड़ा प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा और उसका रिवॉर्ड भी उतना ही, ठीक है ना। ओके, तो यदि आपको बड़ा रिवॉर्ड चाहिए है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें रोने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं आपको एक वाकया बताऊं, मैं जब पीजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैं उन दिनों दिल्ली रहता था। दिल्ली में जिस घर में मैं रहता था उसके सामने एक फ्लाईओवर बना, पीक गर्मियों का समय था, मई जून, दिल्ली की मई जून बहुत गर्मी होती थी। मैं हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के कूलर के सामने दिन भर पढ़ता, और जब मुझे लगता था कि ये तो बहुत कठिन काम है, यानी क्या काम, तो मुझे सामने वो मजदूर दिखते थे जो वहाँ काम करते, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये क्या कठिन काम है, कठिन काम तो बेचारे ये कर रहे हैं। इस गर्म गर्मी में सुबह से शाम तक बेचारे मजदूरी कर रहे हैं और उसका उनको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। मैं तो कितना आसान काम कर रहा हूँ, कंफर्टेबली बैठा हुआ, पढ़ना ही तो है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द काम यदि आप देखो तो सबसे आसान काम पढ़ाई करना ही, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मुश्किल होते हैं, तो मेहनत करनी चाहिए आपको अपना 100% देना चाहिए। होना नहीं होना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यदि नहीं हो रहा है तो देन उसका मतलब है कि या तो आप दोबारा फिर से कोशिश करो, और यदि नहीं हो रहा है तो यू शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि शायद इससे बेहतर आपके लिए कुछ होगा, लाइक आपको उसके लिए दे होना चाहिए। बट किसी एक एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये कोई समझदारी हो, ठीक है। और सीट्स लिमिटेड है, हर इंसान फर्स्ट नहीं आ सकता। यदि हम नहीं आए हैं तो इट्स ओके, लाइफ में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों। और यदि आप इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आसपास बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देख लो, उन सबकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स। आप कई सारे आईएएस देख लो, जो आईएएस हैं और अच्छा कर रहे हैं, पर शायद किसी ज़माने में उन्होंने भी सोचा होगा कि हम बहुत अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें, वहाँ नहीं हुआ तो उन्होंने कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट किया, देन उन्होंने वहाँ पे मेहनत करके बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो एकेडमिकली नहीं अच्छा कर पाए और शायद आज उन एकेडमिशियन से बहुत ज़्यादा अच्छे, ठीक है ना। तो हर कोई लाइफ में यदि मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। यदि हम लोग मैं अपने पर्सनल स्फीयर में देखूं, मेरे स्कूल में जो लोग शायद पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज 20 साल बाद में देखता हूँ तो वो भी कुछ बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एक है। तो यदि आप मेहनत कर रहे हैं, वो एक जगह नहीं हुआ तो कहीं और होगा। कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी है, कुछ ना कुछ आपके लिए जगह बनी हुई है, वहाँ पे आपके लिए जगह है, वो मिलेगी। आप करते रहो मेहनत, बस यही एक तरीका है।
बट मेहनत बंद मत करो। मेहनत मत, इफ यू फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। आप दुनिया के अकेले आदमी नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो। आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो मेहनत करके, आप अपने लिए कर रहे हो, ना अपने घर वालों के लिए एहसान कर रहे हो, आप खुद के लिए कर। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपका काम है। इसके लिए बहुत आप सोच रहा कि मेरी हर कोई तारीफ करे, क्यों करी ठीक है। और जब भी आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो हमेशा किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि आपने कोई मेहनत नहीं की है जो मगर तुम स्पोर्ट्समैन। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पढ़ाई ईजीएस्ट चीज़ है, और ईजीएस्ट चीज़ है कुछ भी अचीव करने के, कुछ मिशन करती। ये बेसिकली 2 क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज ध्यान समझिएगा कि आज की जनरेशन यूथ पर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है और ये मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा खराब कर रहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो प्लीज़ इन दोनों को अच्छे से समझाइए। मुझे जिस तरीके का सिनेरियो आज तो डेट में दिखा, सोशल मीडिया जब आया था तो इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है ना। हम लोग ऑर्कुट वाले टाइम के, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया वॉज अ वेरी नाइस थिंग। इसने हम लोग को उन लोगों से जोड़ दिया जिनसे शायद हमें मिले बात किए हुए सालों हो गए थे। देन इवेंचुअली जब से सोशल मीडिया सबके हाथ में आ गया, आज की डेट में मुझे लगता है कि जो आपकी जनरेशन है या जो आज की यूथ है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ही सोशल। इसी कुछ अच्छे पार्ट भी है, बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, बहुत सारे इन लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत सारा टैलेंट बाहर आ रहा है, बहुत सारी बातें हम एक्सप्रेस कर। बट अगेन एज ए जनरल रूल ऑफ लाइफ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नाउअडेज क्या हो गया है कि हम इस पर डिपेंडेंट होते जा, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है बिकॉज उस स्क्रीन टाइम की वजह से हमारा इतना प्रोडक्टिव टाइम किल हो रहा है। जैसे मैं आजकल की जनरेशन में अगेन चेंज देख रहा हूँ कि ये सबका एक नॉर्मल रूटीन होता है, पूरी रात जगते हैं और पूरे आधे दिन सोते हैं। और सबसे पूछो रात को क्या कर रहे हो तो मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल में क्या कर रहे थे, 3 घंटे से आप रील देख। रील्स आर वेरी टॉक्सिक, वेरी वेरी हार्मफुल। रील्स क्या ना हमारा अटेंशन स्पैन को कम कर। शुरुआत में यदि आप देखो तो पहले YouTube जब आया था तो आप 20-25 मिनट 30 मिनट के वीडियो देख रहे। आज भी आप जो ये शूट कर रहे हो बहुत लंबा हो गया, तो मुझे पता नहीं आप इसको कैसे डालो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की पब्लिक लंबे वीडियो देखना ही नहीं चाहती। नाउ व्हाट दे वांट 30 सेकंड। उतने में एंगेजिंग करना है, उसको अच्छा देना है, ठीक है ना। तो इसको आप जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन अदर वे अराउंड। हमारा अटेंशन और कंसंट्रेशन कितना कम हो, हम 30-40 सेकंड से ज़्यादा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। एंड वी वांट अदर थिंग। और अगेन आई वुड से जितना हार्मफुल शराब पीना है, जितना हार्मफुल अफीम लेना है, आजकल उसी तरीके से इंटरनेट या मोबाइल। एंड हमारी नोजोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, वी हैव एन इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। ओके। और ये भी हमारे ब्रेन में वही चेंजेस लाता है जो शायद कोई और नशा, ये भी वही न्यूरोएंडोक्राइनल सिस्टम में इम्पैक्ट डालता है, वही हार्मोन सीक्रेट करता है जो कोई नशा से। इसको छोड़ने के बाद भी वही रिएक्शन होता है जो किसी और नशे को छोड़ने के बाद। यदि शराब पीने वाला व्यक्ति एकदम से शराब छोड़ देता है तो उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, कई बार फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। एग्जैक्टली। हाथ में कंपन आ रहा है, झटके आने लगते हैं। एग्जैक्टली। इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। आज की डेट में मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, इसका मोबाइल ले लिया तो लड़का घर से भाग गया है, हाँ, इसका मोबाइल ले लिया तो सामान तोड़ फोड़ मचा दिया उसने। हाँ। तो एक्सेस यूज ऑफ एनीथिंग इज आउट, इसका तो ध्यान रखना जरूरी। बाकी ये बहुत लंबा टॉपिक, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे।